हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बालाजी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम। आज हम लेकर आए हैं स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज विद फुल एक्सप्लेनेशन, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली जेकेएसएसपी, बैंकिंग, रेलवेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर्स ही नहीं, हर स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे ताकि आप कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जितनी भी एक्सप्लेनेशन, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने नोट्स में नहीं लिखे हैं, मैं आपको ओरली बता रही हूँ, वो प्लीज आप अपने एक नोटबुक रखिए जिसमें आप नोट्स बनाइए और वो वहां ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये एक मैंडेटरी है कि आप मेरे लेक्चर्स अगर देख रहे हैं, यू हैव टू ओपन द नोटबुक्स एंड राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, ओके लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी। फर्स्ट, cache memory is volatile and resides between the CPU and the main memory. Yes, first option is cache memory is volatile and resides between the CPU and the main memory. Second option, ROM, the full form of ROM is read only memory. वो एक non volatile memory है and used to store the BIOS and firmware. एंड ऑप्शन एंड इसका जो स्टेटमेंट है वो 3 क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। आप खुद इसको पॉज कीजिए और आंसर मुझे खुद आप पहले सॉल्व कीजिए, फिर इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखिए। ठीक है, तो ऐसे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इसका हर एक स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन वन बाय वन समझाती हूँ। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है वो एक टेम्परेरी मेमोरी है, ये एक प्राइमरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी। तो कैसे बनती है ये? स्टैटिक रैम से, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्राइमरी मेमोरी है जो कैशे मेमोरी स्टैटिक रैम से बनती है। और स्टैटिक रैम किससे बनती है? ट्रांजिस्टर्स मेमोरी। ये ट्रांजिस्टर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। कैसे बनती है? मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो ये वोलाटाइल है, कैशे मेमोरी भी वोलाटाइल है। वोलाटाइल मींस अगर इलेक्ट्रिसिटी चले जाए या स्विच ऑफ हो जाए तो आपका जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। और ये सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है। फर्स्ट फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। और सेकंड है कैशे मेमोरी। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो क्या थी? कैशे मेमोरी जो है वो लोकेटेड है किसके बीच? सीपीयू और रैम के बीच। सो कैशे मेमोरी वोलाटाइल है, ये हमने पढ़ लिया। और ये सीपीयू और रैम के बीच काम करती है, सीपीयू और मेन मेमोरी डेट इज रैम के बीच काम करती है। ठीक है, अगर हमें कोई भी डेटा फाउंड करना है कैशे में, अगर कोई कैशे मेमोरी ने डेटा फाउंड कर लिया उसको बोलते हैं हिट। अगर उसने डेटा फाउंड नहीं किया तो उसको बोलेंगे मिस। सो कैशे मेमोरी एक स्मॉल वेरी फास्ट मेमोरी है जो स्टोर करती है फ्रीक्वेंटली यूज डेटा इंस्ट्रक्शन टू स्पीड अप द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। हम जैसे देखते हैं ना बफरिंग हो रही है, वो बेसिकली कैशे मेमोरी में स्टोर हो रही है, कैशे मेमोरी में लोड हो रही है। ठीक है, सो रजिस्टर वर्सेस कैशे की बात करें तो रजिस्टर जो है वो सीपीयू के बीच में होता है और ये फास्टेस्ट मेमोरी है, और कैशे जो है बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में होता है। और ये एस रैम से बनता है, डेट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आप कहीं पे भी मार्क कर लीजिए कि कैशे मेमोरी किससे बनती है? एस रैम से। वोलेटाइल इन नेचर है, वोलेटाइल इन नेचर मीन स्विच ऑफ तो डेटा इरेज। सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है बफर। जैसे हम बफरिंग, जैसे अगर हम कुछ भी यूट्यूब में सपोज आप लोड करते हैं तो वो वीडियो बफरिंग करती है ना, वो बेसिकली जो है वो कैशे मेमोरी में गई है, वो कैशे मेमोरी उसको ओपन कर रहा है पहले, फिर उसके बाद वो मेन मेमोरी में जाती है। और ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है। जितनी ज्यादा कैशे मेमोरी की वो होगी, जगह होगी, उतनी ही ज्यादा कंप्यूटर हमारा जल्दी जल्दी चीजों को प्रोसेस करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड। स्टेटमेंट 1 हमने देख ली कि स्टेटमेंट 1 जो है वो ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कहती थी कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और वो किस लिए यूज हो रही है? टू स्टोर बायोस एंड फर्मवेयर। रोम, अब हम सेकंड स्टेटमेंट को देख रहे हैं कि वो सही है कि गलत है। रीड ओनली मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी दैट मींस ये नॉन वोलेटाइल है। परमानेंट मेमोरी मींस अगर स्विच ऑफ हो गया या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी चली गई या उसको बंद कर दिया बिना, तो वो सारा का सारा डेटा जो है परमानेंटली स्टोर होकर रहेगा ताकि आप नेक्स्ट टाइम आए तो वो आपको डेटा आपको वहीं पे फोल्डर में मिले। और यूज्ड फॉर बायोस सॉफ्टवेयर टू स्टोर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। ये होते हैं बायोस। क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन जो कहाँ लिखे गए होते हैं? रोम में। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखे होते हैं? रोम में। तो वो जो इंस्ट्रक्शन रोम में लिखे गए हैं हम उनको फर्मवेयर बोलते हैं और वो मॉडिफाई नहीं हो सकते।
तो जैसे बूटिंग में भी हेल्प करते हैं इंस्ट्रक्शन, जो कि वो इंस्ट्रक्शन जो रोम में लिखे हैं वो किस में हेल्प करते हैं, बूटिंग में। डेट इज फर्मवेयर जो है वो बूटिंग में भी हेल्प करता है। फर्मवेयर होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर होता है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। तो कहाँ कहाँ, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर भी है और मोबाइल एक हार्डवेयर डिवाइस भी है, तो ये एक फर्मवेयर है। ट्रैफिक लाइट्स की बात करें तो उसके अंदर आपके पास रिटन इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि उसको कैसे लाइट ब्लिंक करनी है, कितने टाइम के बाद करनी है, स्विच करनी है लाइट्स को, येलो से ग्रीन, ग्रीन से रेड, है ना। तो ट्रैफिक लाइट तो वो क्या है, एक हार्डवेयर भी है, एक सॉफ्टवेयर। दैट मींस ट्रैफिक लाइट इज अ फर्मवेयर। अगर अगर हम मेमोरी हायरार्की की बात करें, हमने पीछे पढ़ लिया कि सीपीयू, कैशे, मेन मेमोरी, ठीक है। रोम स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शन डेट आर नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर। अगर हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए कुछ तो इंस्ट्रक्शन चाहिए ना कंप्यूटर को, और वो इंस्ट्रक्शन रोम में सेव होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं, रोम में। सो फर्मवेयर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है एंड ऑपरेट्स द डिवाइसेस। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। सो ये हमने देख लिया कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है कि रोम जो है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और यूज टू स्टोर बायोस और फर्मवेयर, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हार्ड डिस्क, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या थी कि हार्ड डिस्क जो है वो एक एग्जांपल है प्राइमरी मेमोरी का। नो, हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क परमानेंट होती है, इसकी स्पीड क्या, स्पीड को मेजर करना, हार्ड डिस्क की अगर स्पीड को मेजर करना है तो वो हम कैसे करते हैं, आरपीएम, दैट इज रेवोल्यूशन पर मिनट, की पर मिनट में उसकी कितनी रेवोल्यूशन हो रही है, दैट इज द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क। फर्स्ट हार्ड डिस्क 1956 आईबीएम कंपनी ने बनाई थी, और इन्वेंटर कौन थे इसके, रेनॉल्ड बी जॉनसन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईबीएम ने बनाई थी 1956 में, और ये रेनॉल्ड बी जॉनसन जिसने बनाई थी। अब टाइम, सीक टाइम क्या होता है, कितना टाइम लग रहा है हार्ड डिस्क को टू रीड एंड राइट द डेटा ऑन हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क में हमें कितना टाइम लग रहा है डेटा को रीड करना और डेटा को राइट करना ऑन द हार्ड डिस्क, दैट इज कॉल्ड सीक टाइम। तो ये सब हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट हार्ड डिस्क इसने बनाई थी आईबीएम ने इन 1957, इसको आईबीएम 350 बोलते हैं। हार्ड डिस्क किसने, रेनॉल्ड बी जॉनसन ने बनाई, किस लिए यूज होती है, यूज्ड फॉर केबल्स कनेक्टेड, यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क। कौन कौन सी केबल्स कनेक्ट होती हैं, पहली पीएटीए पेटा, एससीएसआई और एसएटीए। पेटा की फुल फॉर्म क्या है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। और एससीएसआई की क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। सेटा की क्या है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सो ये इसके क्विक फैक्ट्स हैं, ये आप इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, ये मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि ओनली वन एंड ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है फ्रेंड्स। ओनली वन स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड सेकंड क्वेश्चन। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसकी सही है और कौन सी गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस होता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड लिनक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। और थर्ड क्या था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन डायरेक्टली कंट्रोल हार्डवेयर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देखते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है और कौन सी सही है। Operating system, what is operating system? Operating system is the interface between user and hardware. Software कितनी तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम के अंदर अवेलेबल होते हैं जब हम उनको बाय करते हैं, जैसे ड्राइवर्स हैं, लिंकर है, लोडर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है। ये अगर नहीं होंगे तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, लैपटॉप नहीं चलेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ना हो फिर भी हमारा काम चल जाता है। तो मुझे बताओ, क्या वेब ब्राउजर ना हो तो क्या जरूरी थोड़ा ना है कि जो है वो वेब ब्राउजर होगा तभी आपका कंप्यूटर चलेगा, ठीक है। एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हम एक्स्ट्रा डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उनकी एक सिस्टम को जरूरत नहीं होती, वो हमें जरूरत है क्योंकि हमने उसके फीचर्स को यूज करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको यूज करेंगे, डालेंगे तो वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सो हमने ये पीछे ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे, ये मैंने फिर से क्विक पॉइंट ऐड कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 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 इसमें हमारा कौन सा सही है, इसमें हमारी स्टेटमेंट जो है वो सी जो है वो रॉन्ग है,
ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती है हार्डवेयर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो चाहिए ही चाहिए हमें इसमें, इसके बिना कंप्यूटर रन नहीं हो सकता, ओपन ही नहीं हो सकता। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या आप कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखे होते थे? यस, इसके इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखे होते हैं? रोम में। ठीक है। सो अब मैंने बता दिया आपको ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाला, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी भी हार्डवेयर को कंट्रोल डायरेक्ट नहीं करता विदाउट एन उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और लिनक्स जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हाँ यस, लिनक्स जो है वो यूनिक्स सॉफ्टवेयर का एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तरह से मान लीजिए यूनिक्स उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि यही मेरा एक सोर्स है मोटिवेशन का। अगर आपको और वीडियोस चाहिए, और कंटेंट चाहिए, आपको क्या चेंजेस चाहिए, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेटवर्किंग। अब हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ रहे हैं। नेटवर्किंग की मैंने एक एआई वीडियो बनाई है जो मेरे यूट्यूब में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा कि नेटवर्क किस तरह इवॉल्व हुआ। पहले स्टैंड अलोन था, फिर लैन आया, फिर वाइड आया, किस तरह आया, अब तो क्लाउड कंप्यूटिंग चल गया नेटवर्किंग में। तो आप प्लीज ये चीज जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रूटर जो है वो कहाँ पे ऑपरेट करता है? फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल, ठीक है। अ स्विच यूजेस फिजिकल मैक एड्रेस टू फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। थर्ड इज एसएमटीपी इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल्स। सो इसमें अगर हम देखें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ 1 और 2 है, क्योंकि एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल ईमेल को सेंड करने का काम करता है, ना ही रिसीव करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? सेंड करने का काम। तो इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप प्लीज देख लीजिए। ओएसआई मॉडल क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक ऐसा टूल है जो आईटी प्रोफेशनल यूज करते हैं ट्रेस करने के लिए कि किस तरह नेटवर्किंग में डेटा जो है हमारा ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिट मींस किस तरह फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। इसकी लेयर्स हैं। ओएसआई मॉडल की ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं, याद रखिए। पहली फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक है, थर्ड नेटवर्क है, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, 5 सेशन, 6 प्रेजेंटेशन एंड 7 एप्लीकेशन। जो राउटर है, ये एक पिक्चर बनाई है मैंने राउटर की, ये एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस मींस ये लोकल एरिया नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करता है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करता है। यही कनेक्शन से हमारा पूरा नेटवर्क स्ट्रेंथ पकड़ता है, मतलब नेटवर्क हमारा फास्ट हो जाता है। तो ये लेयर 3 में वर्क करता है, नेटवर्क लेयर के ऑफ ओएसआई मॉडल। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है, ठीक है फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड 365। बेटा ये तो आप जरूर करके चाहिएगा एमएस 365। आने वाले कुछ वीडियोस में अगर मुझे ऐसे ही आप सबकी प्यार मिलता रहा तो मैं ये एमएस वर्ड 365 की ऐसी वीडियो लाऊंगी कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो एमएस 365 के बारे में पढ़ें। फर्स्ट क्या है? कंट्रोल प्लस की जो है वो शॉर्टकट की है टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक। थर्ड क्या है? लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट आर द एग्जांपल्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। यस, पेज ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, एक लैंडस्केप होती है, एक पोर्ट्रेट होती है। आर द एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। लैंडस्केप मीन्स और पोर्ट्रेट मीन्स ये सब पेज ओरिएंटेशन है, मतलब पेज को सेट करना, ठीक है। सो कंट्रोल प्लस के क्या है? शॉर्टकट की है हाइपरलिंक को सेट करने की। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एमएस वर्ड 365 एक क्लाउड वर्जन है किसका? एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का। सो क्लाउड सॉफ्टवेयर है ये। क्या है? क्लाउड सॉफ्टवेयर, दैट इज क्लाउड सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस है एमएस वर्ड का। मतलब देखा जाए तो ये एमएस वर्ड का ऑनलाइन वर्जन है, दैट इज सब्सक्रिप्शन वर्जन है। हम इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है तो हम इसके फीचर्स को यूज कर सकते हैं। पहले इसका नाम क्या था? ऑफिस 365, फिर इसका नाम पड़ गया माइक्रोसॉफ्ट 365। इसकी फाइल सेव कहाँ होती है बाय डिफॉल्ट? वन ड्राइव में। और वन ड्राइव बेसिकली क्लाउड स्टोरेज है किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की। लॉन्च कब हुआ था? 21 अप्रैल 2022 में। तो हमने पढ़ा कंट्रोल प्लस के जो है ये पढ़ लिया एमएस 365 में, जिसमें कंट्रोल प्लस के एक जो है हाइपरलिंक इंसर्ट करने का काम करता है। हाँ, ये एकदम स्टेटमेंट सही है। हाइपरलिंक क्या होता है? क्लिकेबल एलिमेंट है। कभी कभी ना लाइंस के बीच में अलग कलर, जैसे ब्लैक कलर की लाइन के बीच में अलग कलर की लाइन आ जाती है, कुछ लिखा होते हैं एलिमेंट्स, टेक्स्ट लिखा होता है, पिक्चर्स होते हैं, हम उसे क्लिक करें तो वो हमें किसी और पेज में लेके जाता है, वेब पेज में। दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। टेक्स्ट एन आइकन और एन इमेज दैट डायरेक्टली यूजर्स टू अनदर वेब पेज में ले जाता है, ठीक है। हाइलाइट्स देखें तो ये क्लाउड बेस्ड है।
कहीं पे भी हम इसको असेस कर सकते हैं, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ऑटो सेव, ये कुछ भी बनाए तो ये सेव डेटा सेव होता है वन ड्राइव में, ठीक है। रियल टाइम के साथ हम इसमें चैटिंग भी कर सकते हैं हम, मतलब रियल ऑफ कोर्स रियल होगा क्योंकि ऑनलाइन में सेव है तो इंटरनेट में सेव है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग है। आपको ये काम करने के लिए लो करता है कहीं भी विद योर सब्सक्रिप्शन, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना बहुत जरूरी है। सो अगर हम इसकी बात करें, इसकी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ये बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर्स, इसके बारे में। ये देखो इसकी सेकंड, इसमें क्या है, सेकंड में क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस, ये तो सही है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी है। सेकंड, फर्स्ट क्या है, कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में लाइन बाय लाइन। ये पॉइंट आप पढ़िए, ये वाला लाइन बाय लाइन। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंपाइलर, व्हाट इज कॉल्ड कंपाइलर, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है कि वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। सपोज करो कि कंप्यूटर है, उसको, आपको ये चीज पता है कि बाइनरी लैंग्वेज समझ आ जाती है, सिर्फ 0 1 है ना, तो अगर हम उसको कोई और लैंग्वेज दें, वो क्या करेगा, पहले उसको ट्रांसलेट करेगा अपनी मशीन लैंग्वेज में। तो जो हम उसको कोड दे रहे हैं कि आपको ये करना है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी और लैंग्वेज में जो हमें आती है, उसको बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। और जब वो डेटा प्रोसेस करके हमें देता है, वो एक ऑब्जेक्ट कोड होता है जो उसकी अपनी लैंग्वेज में होता है कंप्यूटर की, डेट इज बाइनरी कोड की। सो कंपाइलर क्या करता है, एक तो कंपाइलर ट्रांसलेटर है हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए, और ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, सोर्स कोड इनटू बाइनरी मशीन, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड मींस बाइनरी लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड मींस बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 एंड 1, ठीक है। तो ये ना कंपाइलर क्या करता है बच्चे, पूरे के पूरे जो भी चीज आप इसको देना चाहते हैं, पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक ही बारी में रीड करता है, और वन बाय वन नहीं, एक ही बारी में रीड करके उसको डिबगिंग करके हमें एरर्स बता देता है कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन नहीं करता, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब असेंबलर्स, ये सब आप पढ़ लीजिएगा आगे, एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने इसके मार्क कर लिए हैं यहाँ पे। C++, जावा, पाइथन सब हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज कौन सी होगी, 0 एंड 1। तो सोर्स कोड मींस हाई लेवल लैंग्वेज, फिर उसको ट्रांसलेटर चाहिए, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर्स, वो ऑब्जेक्ट कोड और मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो मैम आपको पता होने चाहिए 3 तरह के ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स और असेंबलर। असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज को यूज करता है और कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं, आप प्लीज इसको कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सो इफ दिस वीडियो हेल्प यू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सॉरी क्लासरूम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।